दोस्तों, सुना है कि फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है, लेकिन अगर आना ही था तो 3 साल पहले गए ही क्यों। ये वही फोर्ड है जिसने मूविंग असेंबली लाइन की शुरुआत करके गाड़ियों की कीमत को जमीन पर ला दिया था। अमेरिका का दुनिया पर राज करना भी इतना आसान नहीं होता अगर पीछे फोर्ड का सपोर्ट ना होता। जो हिटलर अमेरिका से बेइंतहा नफरत करता था, वो भी हेनरी फोर्ड को अपना इंस्पिरेशन मानता था। और इसके पीछे की वजह जानते हैं दोस्तों? हेनरी फोर्ड में कुछ बड़ा करने का जुनून। न तो वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही उनके पास पैसे थे। जगह जगह नौकरी के लिए भटकते रहे और जब बड़ी मुश्किल से एक कंपनी की शुरुआत भी किए तो उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। और बावजूद उसके उन्होंने इतिहास की सबसे आइकॉनिक कार फोर्ड मॉडल टी बनाकर दिखाया। आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनीज में जगह रखने वाली फोर्ड मोटर्स ने एंडेवर, मस्टैंग और इको स्पोर्ट जैसी कार्स के जरिए क्वालिटी और भरोसे का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। लेकिन फोर्ड के इंडिया से जाने के बाद लाखों इंडियंस का दिल टूट गया, क्योंकि ओपल, शेवरले, फिएट और मित्सुबिशी ने इंडिया छोड़ने के बाद कभी पलट कर नहीं देखा। तो फिर आखिर फोर्ड की वापसी के पीछे का राज क्या है? आज की वीडियो में हम फोर्ड कंपनी की पूरी जर्नी, चैलेंजेस, बिजनेस स्ट्रेटजीज और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में जानने वाले हैं। फोर्ड की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 157 साल पहले, जब अमेरिका के मिशिगन में एक किसान के घर हेनरी फोर्ड का जन्म हुआ। अपने 6 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे और माँ बाप के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे। वैसे तो इस काम में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सिर्फ माँ के सपोर्ट के लिए वो उनके साथ खेत जाया करते थे। पढ़ाई में भी उनका कुछ खास मन नहीं लगता था, लेकिन मन अगर कहीं लगता था तो औजारों और मशीनों से खेलने में। एक बार जब 12 साल की उम्र में उनके पिता ने एक घड़ी गिफ्ट की, तो उसके फंक्शन को समझने के लिए हेनरी ने कई बार उस घड़ी को खोलकर उसे फिर से असेंबल किया, जिसके बाद वह किसी भी घड़ी को आसानी से रिपेयर कर लेते थे। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी जिंदगी को एक डायरेक्शन देना शुरू किया। हुआ यूं कि स्कूल की एक ट्रिप के दौरान रास्ते में उन्हें पहली बार स्टीम इंजन वाला ट्रेन दिखा और वो ट्रेन हर पल उनके दिमाग में घूमने लगा। उनकी उम्र लगभग 15 साल की थी और उसी दौरान बीमारी की वजह से अचानक उनके माँ की डेथ हो गई। अब खेत में उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि अपने पिता से वह ज्यादा क्लोज नहीं थे और दूसरी तरफ बड़ा बेटा होने के नाते उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। लेकिन हेनरी ने फैसला किया कि उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी और घर छोड़कर वो अपने गांव से 8 मील दूर डेट्रॉइट टाउन चले गए। दरअसल डेट्रॉइट स्टीम इंजन की वजह से एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा था, इसलिए हेनरी को भी आसानी से मैकेनिक की नौकरी मिल गई। कई अलग अलग स्टीम इंजन पर काम करते हुए हेनरी उनकी बारीकियों को सीखते रहे। लेकिन उसी दौरान 1889 में जब पहली बार निकोलस ओटो के 4 स्ट्रोक गैस इंजन को करीब से देखे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो साइज में छोटा होने के साथ ही जल्दी स्टार्ट भी होता था और स्टीम इंजन से कहीं ज्यादा एफिशिएंट था। जहां स्टीम इंजन आधा घंटा स्टार्ट होने में ही ले लेता था, वहीं गैस इंजन स्पार्क प्लग की वजह से फौरन स्टार्ट हो जाता था। हेनरी समझ गए कि यह इंजन एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेनरी को स्पार्क प्लग या इलेक्ट्रिसिटी का कोई आइडिया ही नहीं था। वो सीधे थॉमस एडिसन की एडिसन एल्यूमिनेटिंग कंपनी गए और नौकरी के लिए अप्लाई कर दिए। दरअसल वो कंपनी स्टीम इंजन के जरिए डेट्रॉइट सिटी को पावर सप्लाई करती थी। हेनरी के टैलेंट को देखते हुए उन्हें फौरन बतौर इंजीनियर काम पर रख लिया गया और 1893 में वो प्रमोट होकर चीफ इंजीनियर बन गए। अब हेनरी के पास पैसा भी था और टाइम भी। उन्होंने गैसोलीन इंजन पर चलने वाली ऑटोमेटिक व्हीकल पर काम करना शुरू किया और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1896 में फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल बनाने में सफल हो गए, जो एथेनॉल इंजन के साथ 2 गियर्स और 32 की मैक्सिमम स्पीड पर चलने वाला एक सिंपल सा 4 व्हीलर था। इस क्वाड्रीसाइकिल में काफी कमियां थी, जिसे दूर करके हेनरी ने इसे $200 में बेच दिया और उन पैसों से दूसरी और तीसरी क्वाड्रीसाइकिल पर काम करने लगे। और जब एक बार उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया तो 1899 में उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया। हेनरी अपनी खुद की एक मोटर कार कंपनी के लिए फंड जुटाने की कोशिश करने लगे, जिसके लिए कई बिजनेसमैन सामने आए, क्योंकि हेनरी के टैलेंट पर सबको भरोसा था। और पैसों का बंदोबस्त होते ही हेनरी ने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत कर दी। लेकिन उनके और बाकी स्टेक होल्डर्स के बीच मतभेद ये था कि हेनरी आम लोगों के लिए एक सस्ती कार बनाना चाहते थे, जबकि बाकी लोग डेट्रॉइट टाउन के प्रीमियम कस्टमर्स के लिए एक लग्जरी कार के फेवर में थे। हेनरी उनकी बात मानने के लिए मजबूर थे, क्योंकि कंपनी में उनका शेयर सिर्फ 15% का था। डिलीवरी वैगन के नाम से पहली कार मार्केट में उतारी गई, लेकिन उस लग्जरी कार के ज्यादातर पार्ट्स बनाने के लिए हेनरी के पास मशीनें ही नहीं थी, इसलिए वो दूसरी कंपनीज पर डिपेंडेंट थे, जिसका नुकसान ये हुआ कि 2 साल में सिर्फ 20 कार्स ही बनाए जा सके और इन्वेस्टर्स निराश होकर हेनरी को ही कंपनी से बाहर निकाल दिए। लेकिन हेनरी फिर 1901 में अपने कुछ दोस्तों के साथ
हेनरी फोर्ड कंपनी शुरू की है। लेकिन यहाँ पर भी वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाए और खुद ही उस कंपनी से बाहर निकल गए। लेकिन दोस्तों वो कंपनी आज भी कैडिलैक के नाम से जानी जाती है और जनरल मोटर्स की एक सब्सिडरी है। हेनरी बार बार फेल होने के बावजूद भी निराश नहीं हुए, बल्कि फैसला किए कि अब जो भी करना है अपने दम पर करना है, और उन्होंने तीसरी कंपनी शुरू की, फोर्ड मोटर कंपनी, जिसमें कंट्रोलिंग स्टेक हेनरी के पास था। मॉडल ए के नाम से पहली कार लॉन्च की गई। साथ ही फोर्ड को दुनिया की नजर में लाने के लिए उस समय की फास्टेस्ट रेसिंग कार फोर्ड 999 को भी ट्रैक पर उतार दिया गया। हेनरी मॉडल ए की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में अगले 5 सालों तक सुधार करते रहे और मॉडल ए से शुरू हुई उनकी कार की लिस्ट एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ते हुए 1908 में मॉडल टी पर जाकर रुकी। और दोस्तों पहली बार किसी कार में वैनेडियम स्टील का इस्तेमाल किया गया। ये स्टील 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग और पहले से काफी लाइट वेट थी। मॉडल टी ने मार्केट में आते ही धूम मचा दिया, लेकिन अभी भी इस कार को खरीदना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था और वजह थी $850 की इसकी भारी भरकम कीमत। लेकिन कॉस्ट को बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक तरफ जहां प्रोडक्शन की लागत काफी ज्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए प्रॉफिट की भी जरूरत थी। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसे आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आधार माना जाता है। वो सुधार अगर हेनरी ने नहीं किया होता तो आज दुनिया की सड़कों पर इतनी गाड़ियां नहीं दिखती। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन सुधारों के बाद मॉडल टी की कीमत $850 से गिरकर $360 पर आ गई। लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया और इस चमत्कार के पीछे की वजह थी 3 मेजर चेंजेस जिसे हेनरी फोर्ड ने किया था। सबसे पहला चेंज था डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पहले गाड़ी के किसी एक बड़े हिस्से को हाईली स्किल्ड वर्कर्स की एक टीम बनाती थी, उसी हिस्से को कई छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया गया और इस छोटे से पार्ट को भी कई स्टेप में डिवाइड करके उस पर अलग अलग वर्कर्स लगा दिए गए। अब इससे फायदा ये हुआ कि हर वर्कर को बिना मूव किए बार बार एक छोटे से काम को ही करना था, जिससे उस काम में वो परफेक्ट होते चले गए और हाईली स्किल्ड लेबर के बिना भी प्रोडक्शन सैकड़ों गुना बढ़ गई। अब गाड़ी के सारे पार्ट्स तैयार करने के बाद उसे असेंबल करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ता था और यही हेनरी ने दूसरा मेजर चेंज किया, जब एक मीट प्रोसेसिंग यूनिट से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने मूविंग असेंबली लाइन की शुरुआत की, जिसमें गाड़ी का एक पार्ट असेंबल होने के बाद वो खुद ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। यह एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था जिसे आज भी दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा हेनरी का तीसरा मेजर चेंज काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि जहां बाकी ऑटोमेकर अपने वर्कर्स को $2.5 पर डे सैलरी देते थे, वहीं हेनरी ने $5 पर डे सैलरी के साथ ही 5 डेज वर्किंग इन अ वीक कर दी, यानी कि काम भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करो और सैलरी भी डबल ले जाओ। इसका असर ये हुआ कि फोर्ड फैक्ट्री के सामने जॉब पाने के लिए लाइन लगने लगी। इन सुधारों ने जहां वर्कर्स के लोड को कम किया, वहीं उनकी प्रोडक्टिविटी में इतना इजाफा हुआ कि मॉडल टी का प्रोडक्शन कॉस्ट 50% तक कम हो गया, जिसकी वजह से 1917 में इसका दाम $360 कर दिया गया। इसकी सेल इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि एक समय दुनिया की सड़कों पर दिखने वाली 50% कार्स मॉडल टी हुआ करती थी और देखते ही देखते फोर्ड मोटर अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। और दोस्तों आप भी अगर किसी कंपनी के स्टेक में निवेश करना चाहते हैं तो जरूरत होगी एक डीमेट अकाउंट की, जो आमतौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री होता है। बट इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स पर बहुत सारा ब्रोकरेज। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। साल 1910 बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए फोर्ड ने मिशिगन के हाईलैंड पार्क में सेकेंड प्लांट लगाकर 3 लाख से भी ज्यादा कार्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जो अमेरिका में बाकी ब्रांड्स के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा था। फिर साल आया 1918, जब हेनरी ने अपने 26 साल के बेटे एड्सल फोर्ड को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन कंट्रोल अभी भी अपने हाथ में ही रखा। फोर्ड की सक्सेस को देखकर शेवरले जैसे कार मेकर्स अधिक एडवांस्ड और लग्जरियस कार मार्केट में लॉन्च करने लगे, जो कहीं न कहीं फोर्ड के मार्केट शेयर को ही खा रहा था। और इस बारे में फोर्ड एग्जीक्यूटिव्स और खुद एड्सल फोर्ड ने कई बार हेनरी को आगाह किया, लेकिन वो तो मॉडल टी के नशे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन उनकी आंख तब खुली जब फोर्ड की सेल इतनी गिर गई कि मॉडल टी की असेंबली लाइन को ही बंद करना पड़ा। साल था 1920। हेनरी ने मार्केट को रिव्यू करने के बाद एक नए मॉडल पर काम करना शुरू किया और इसके साथ ही मिशिगन के रॉक रिवर में हाईलैंड पार्क से भी बड़े एक प्रोडक्शन यूनिट की नींव रखी, ताकि एक ही जगह टायर और ग्लास से लेकर गाड़ी के सारे पार्ट्स का प्रोडक्शन खुद किया जा सके। साथ ही दुनिया के अलग अलग 20 देशों में भी असेंबली प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए। और फिर सारी तैयारियों के बाद साल 1927 में फिर से मॉडल ए के नाम से ही एक नई कार लॉन्च की गई, लेकिन वो कार मॉडल टी की जगह नहीं ले पाई और धीरे धीरे फोर्ड की पकड़ अमेरिकन मार्केट में कमजोर होती चली गई। खैर कंपनी अपने खोए हुए रुतबे को फिर से
इसे हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करती रही। 1932 में वो V8 इंजन को भी मार्केट में लेकर आए, लेकिन उनकी बादशाहत कायम नहीं हो सकी और 1936 आते आते क्रिसलर कारपोरेशन और जनरल मोटर्स के बाद फोर्ड अमेरिका में तीसरी पोजीशन पर आ गया। दोस्तों, फोर्ड की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ कि वो कुछ बड़ा करने के चक्कर में बहुत बुरा कर बैठे। फिर दौर शुरू हुआ वर्ल्ड वार 2 का, जब फोर्ड ने अपना फोकस सिविलियन कार से हटाकर यूएस गवर्नमेंट के टैंक्स, प्लेन्स और मिलिट्री व्हीकल्स की तरफ कर दिया। लेकिन उसी दौरान 1943 में हेनरी को एक झटका तब लगा जब उनके बेटे एड्सल फोर्ड की कैंसर से डेथ हो गई। 80 साल की उम्र में भी हेनरी ने 2 साल तक कंपनी को चलाया और फिर अपने ग्रैंडसन हेनरी II को फोर्ड की कमान सौंप दी। फिर साल 1947 में हेनरी फोर्ड की डेथ के बाद उनकी फैमिली के ही लोग अगले 30 साल तक कंपनी को चलाते रहे। फिर साल आया 1979 जब पहली बार हेनरी परिवार से बाहर का एक शख्स फिलिप कार्लवेल फोर्ड के CEO बनाए गए और आगे 1980 से 2000 के बीच का जो दौर था उसमें फोर्ड ने जैगुआर, एस्टन मार्टिन, हर्ट्ज कारपोरेशन, वॉल्वो और लैंड रोवर जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर कब्जा करके दुनिया के हर कोने में अपने बिजनेस को पहुंचा दिया। और दोस्तों, उसी सुनहरे दौर में फोर्ड की एंट्री होती है इंडिया में, अकेले नहीं बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ 50-50 ज्वाइंट वेंचर में, और नाम रखा गया महिंद्रा फोर्ड इंडिया। और जल्द ही चेन्नई में एक असेंबली लाइन इस्टेब्लिश करके फोर्ड एस्कॉर्ट के नाम से एक सेडान लॉन्च की गई। यह कार तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फोर्ड को इंडिया में अपना फ्यूचर ब्राइट दिखा, इसलिए जेवी में अपना स्टेक 72% करके उन्होंने कंपनी का नाम फोर्ड इंडिया कर दिया और एस्कॉर्ट के बाद आइकॉन और 2003 में एंडेवर को लॉन्च किया गया। लेकिन दोस्तों, आपको 2008 का वो मंदी का दौर याद होगा जब अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। फोर्ड के सारे बड़े एक्विजिशंस फ्लॉप होने लगे और उन्हें एक एक करके बेचने पर मजबूर होना पड़ा। एस्टन मार्टिन, वॉल्वो, जगुआर, लैंड रोवर फोर्ड के हाथ से सब निकल गए और इसी मुश्किल घड़ी में महिंद्रा भी जेवी से अलग होकर रेनो के साथ हाथ मिला लिया और लोगन को मार्केट में उतार दिया। खैर, इन सभी परेशानियों से उबरने के बाद फोर्ड ने फीगो, इको स्पोर्ट, एस्पायर, एंडिवर और मस्टैंग जैसी कार्स के जरिए इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, फोर्ड आज भी हेनरी फोर्ड के उसूलों पर काम करती है, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी, जेन्युइन प्राइस और एम्प्लॉय वेलफेयर। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ इनसे ही काम नहीं चलने वाला। फोर्ड ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से उनका इंडिया में मार्केट शेयर 3-4% से ऊपर कभी नहीं गया और आखिरकार हार मानकर साल 2021 में वो इंडिया छोड़कर चले गए। और देखा जाए तो उनके जाने के पीछे मेनली 2 रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि फोर्ड ने कभी इंडियन मार्केट को समझा ही नहीं, अपने हिसाब से गाड़ियां लॉन्च करते रहे। आपको शायद याद होगा कि इको स्पोर्ट से जब उन्होंने सब 4 मीटर सेगमेंट की शुरुआत की तब लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला, लेकिन फोर्ड ने ना तो उसे अपडेट किया और ना ही इस कैटेगरी में कोई और गाड़ी लेकर आए। उनका पूरा फोकस फीगो और एस्पायर पर था। शायद वो मारुति की जगह लेना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि फीगो और एस्पायर तो फ्लॉप हुई ही, सब 4 मीटर सेगमेंट पर भी मारुति और ह्युंडई ने कब्जा कर लिया। और इंडिया छोड़ने के दूसरे रीजन की अगर बात करें तो वो थी फिजूल खर्ची। दोस्तों, फोर्ड अपने सबसे बुरे दौर में भी 60,000 कार्स हर साल बेच रहा था, जो निसान, जीप और सिट्रोइन से काफी अच्छी थी और देखा जाए तो होंडा और रेनो से भी ज्यादा खराब नहीं थी। अगर वो सरवाइव कर सकते हैं तो फोर्ड क्यों नहीं? रीजन वही पुराना है दोस्तों, फोर्ड कुछ बड़ा करने के चक्कर में बहुत बुरा कर बैठता है। दरअसल जब फोर्ड ने 2011 में फीगो को लॉन्च किया तो शुरुआती दिनों में उसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। साथ ही मार्केट सेंटीमेंट भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फेवर में था। फिर क्या था, बिना कुछ सोचे फोर्ड ने गुजरात के सानंद में 3 लाख कैपेसिटी का एक वर्ल्ड क्लास प्लांट बनाना शुरू कर दिया और 9 गेल फोर्स रेटिंग के साथ बना ये सानंद प्लांट इतना मजबूत बनाया गया कि वो एक खतरनाक टोर्नेडो को भी झेल सकती है। काफी महंगे फॉर्कलिफ्ट्स और मशीन्स मंगाई गई और मार्केट से काफी ज्यादा लेबर कॉस्ट पर खर्च किया गया और यही सब फिजूल खर्ची फोर्ड को ले डूबी। फायदा तो दूर, सानंद प्लांट का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना मुश्किल हो गया और फोर्ड $2 बिलियन के लॉस में चली गई। इसलिए फोर्ड ने इंडिया छोड़ते ही सबसे पहले इस प्लांट को टाटा के हाथों 725 करोड़ में बेच दिया। रही बात उनके चेन्नई प्लांट की, तो कई कंपनीज ने इसे खरीदने के लिए फोर्ड से अप्रोच किया, लेकिन फोर्ड ने साफ मना कर दिया क्योंकि इंडिया से अभी भी उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और अगर वो इंडिया में फिर से वापस आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी अमेरिका और पूरी दुनिया में फोर्ड के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में तेज गिरावट आना, जबकि इंडिया का ईवी मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। और दूसरा रीजन है सानंद प्लांट से फोर्ड को छुटकारा मिलना, क्योंकि चेन्नई प्लांट इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। और अगर तीसरे रीजन की बात करें तो वो है फोर्ड की इंडिया में ब्रांड वैल्यू। शायद फोर्ड को जाने के बाद ये एहसास हुआ कि हम इंडियंस उनको